स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे साइंस का 7 चैप्टर है ना, उत्तक का क्वेश्चन आंसर। पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं। ना देखो हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, 9 क्लास का साइंस मिल जाएगा आपको प्ले लिस्ट में। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा, चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक। तो आज 7 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उसके बाद 7 है कि क्या 6 है, चलो जो भी है उत्तक का है ना, उत्तक खत्म होगा उसके बाद जीवो में विविधता पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन आंसर आज करा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, उत्तक को परिभाषित कीजिए। तो उत्तक क्या होता है? तो कोशिकाओं के ऐसे समूह को जिनकी उत्पत्ति, रचना और कार्य, उत्पत्ति, रचना, कार्य तीनों एक समान हो तो उस उत्तक कहते हैं। बस इसमें क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं, जितना समझाना है समझा चुके चैप्टर है। बस यहाँ से क्वेश्चन आंसर देखते चलिए और लिखते चलिए। वीडियो रोक के लिखना चाहे तो या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं? तो जाइलम उत्तक में देखे थे 4 प्रकार के तत्व यानी 4 प्रकार के कोशिकाएं होते हैं। तो 4 प्रकार का अवयव मिलकर जाइलम उत्तक बनाते हैं। वो निम्न है, देखिए कौन है। एक होता है ट्रेकिड और एक वेसलस या वाहिका, जैसे को ट्रेकिया भी कहते हैं ना। तो ये चारों बताए थे, ट्रेकिड्स, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो ये चारों मिल करके बना है जाइलम, है ना। इसमें बोला है, खैर उसका चारों का नाम सिर्फ लिखना है ना, उनके नाम बताए बोला है। तो नाम हो गया चारों, लेकिन इसमें थोड़ा सा और देखिए क्या लिखा हुआ आंसर में। इनमें से वाहिकाएं बहुत सबसे प्रमुख है, वाहिकाएं जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी कोशिका भित्ति कठोर व समानांतर मिलित होती है, मरा होता है। कोशिकाएं बेलनाकार होती है और एक नलिका से बनाती है, जो पानी और खनिज लवण को जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। पैरेन्काइमा भोजन संग्रहण करते हैं, जबकि फाइबर दृढ़ता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये सब बता चुके हैं, समझा चुके हैं। जाइलम जो है जल को ऊपर लेता है, जल और खनिज लवण को जड़ से ऊपर ले जाता है, और इसका एक होता है फ्लोएम ऊपर भोजन को बाकी शरीर तक पहुँचाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन हो गया है, पौधे में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है? मतलब सरल उत्तक और जटिल उत्तक ये दोनों को बताना है, ये कैसे एक दूसरे से भिन्न है। तो सबसे पहले तो सरल उत्तक में बताए थे एक ही प्रकार की कोशिका से बना होता है। ठीक है, ये उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं, एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन होता है? एक विभाज्य उत्तक जो विभाजित होता है, ग्रोथ करता है जिसके कारण, है ना। एक पैरेन्काइमा, एक कोलेन्काइमा और एक स्क्लेरेन्काइमा। ये विभिन्न कार्य करते हैं। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए विभाज्य उत्तक, विभाजित उत्तक क्या करता है? तो तीव्रता से विभाजित होकर वृद्धि करता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है। कोलेन्काइमा तना, शाखाओं, पत्तों को दृढ़ता प्रदान करके उसे यांत्रिक आधार देता है, यांत्रिक सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट, है ना। तो ये सरल उत्तक का काम हुआ। ठीक है, सरल उत्तक कितने प्रकार का होता है? कि विभाज्य उत्तक, एक पैरेन्काइमा, एक कोलेन्काइमा, एक स्क्लेरेन्काइमा, है ना। उसके बाद जटिल उत्तक। तो जटिल उत्तक में क्या होता है? यह इस प्रकार के उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सरल उत्तक एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बना रहेगा, और जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी कोशिकाएं परस्पर मिलकर कोई समान कार्य करती हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। ये 2 प्रकार के हैं, जटिल उत्तक है ना, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों संवहन का कार्य करता है। संवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम, है ना। एक तो जल को ले जाता है जड़ से बाकी पौधे के भाग तक, और एक है यानी फ्लोएम जो है वो फल, फ्लोएम से फल बोले थे, याद रखिएगा। फल मतलब भोजन को पत्तों से, पत्ता में भोजन बनता है, वहां से फिर उसको बाकी शरीर के पार्ट यानी पौधों के बाकी पार्ट तक पहुंचाता है। चौथा क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा व स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। यानी ये तीनों में अंतर बताना है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीनों में अंतर देख लेते हैं एक साथ यहाँ पे।
चलिए दिख रहा है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों का टेबल बना हुआ है। देखिए पैरेन्काइमा जिसको हिंदी में मृदुत्तक कहते हैं, इसको स्थूल कोण उत्तक कहते हैं, इसको दृढ़ उत्तक कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा को। पैरेन्काइमा समझते पहले, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और कोशिकाएं समान होती है। पैरेन्काइमा के सभी कोशिकाएं एक समान होती है और इसका जो कोशिका भित्ति होता है वो बहुत पतला होता है। कोशिका भित्ति समझ में आता है ना, कोशिका का सबसे बाहर का लेयर है ना। कोलेन्काइमा की बात करें तो इनकी कोशिका भित्ति किनारे पर सेल्यूलोज व पेक्टिन के जमाव के कारण कठोर होता है। इसका कोलेन्काइमा का कोशिका भित्ति कठोर होता है पैरेन्काइमा का अपेक्षा ना। क्यों? तो इसमें सेल्यूलोज और पेक्टिन जमा होता है। इनकी कोशिकाएं यानी स्क्लेरेन्काइमा, इनकी कोशिकाएं भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण कठोर होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति वो लिग्निन के जमाव होता है इसमें, जिसके कारण ये ज़्यादा कठोर होता है। ये सबसे बाहर पाया जाता है ना, मृत कोशिका होता है स्क्लेरेन्काइमा। खैर ये समझा चुके हैं सबको, यहाँ पे आंसर में लिखिए कैसे लिखना है। दूसरा पॉइंट है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य सदैव पाया जाता है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है यानी साइटोप्लाज्म को ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य पाया जाता है इसमें कोशिका द्रव्य, इसमें भी कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, कोलेन्काइमा में। और स्क्लेरेन्काइमा इनकी कोशिका भित्ति इतनी मोटी हो जाती है अतः सामान्यतः ये कोशिका द्रव्य से वंचित होती है, यानी इसमें कोशिका द्रव्य नहीं होता है। अगला तीसरा पॉइंट है, ये कोशिकाएं सजीव होती है, ये भी सजीव होता है और ये जो है वो मृत होता है। स्क्लेरेन्काइमा मृत होता है, बाकी पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा सजीव यानी जीवित कोशिका होती है। अगला चौथा पॉइंट है, इनके बीच अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है, इनके बीच अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है और इनकी कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है, यानी इसमें भी नहीं पाया जाता है, ठीक। इसमें बीच में स्थान होगा कोशिकाओं के बीच में, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा में स्थान होगा, बाकी दोनों में नहीं होगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है रंध्र क्या है। रंध्र बताए थे, जो छोटे छोटा छिद्र होता है किसमें, एपिडर्मिस में है ना, मतलब पत्तों में, पत्तों का जो बाहरी लेयर है उसमें। पौधों की पत्तियों को बाह्य त्वचा यानी बाहरी लेयर जो है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस को कोशिकाओं से बना होता है और इसी एपिडर्मिस कोशिकाओं में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन्हें स्टोमेटा या वात रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा भी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ये पौधे के लिए निम्न प्रकार आवश्यक है। पौधे के लिए क्यों आवश्यक है, तो उसका देखिए पहला पॉइंट, पहला इसमें समझाया था, मेन काम इसका क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना और पानी, जल को बाहर निकालना यानी वाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ये नहीं काम करता है, यानी श्वसन का काम वहाँ से होता है और पानी निकालने का काम। तो वही दोनों पॉइंट को लिख देना। देखिए वायुमंडल से पौधों में वायु की गैसों का आदान प्रदान करने में सहायक है, अर्थात इनकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है खुद और ऑक्सीजन छोड़ता है, और ऑक्सीजन छोड़ता है इसको फिर हम लोग लेते हैं, जीव जंतु लेते हैं, है ना, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा, जिससे अपना भोजन बनाता है। ये पहला काम हुआ उस छिद्र का, रंध्र का। दूसरा काम है स्टोमेटा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी पौधों की पत्तियों द्वारा फालतू पानी को वाष्प के रूप में वायुमंडल से उत्सर्जित कर देता है। तो जो भी बेकार का पानी, फालतू एक्स्ट्रा पानी हो गया, उसको वही छिद्र से फिर बाहर निकाल देता है। इसे जो बाहर निकालता है इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए 3 प्रकार के, छठा क्वेश्चन है, 3 प्रकार की पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 प्रकार का पेशीय रेशा यानी पेशीय कोशिका देखे थे, उसका चित्र बनाना है। तो ये देखिए चित्र यहाँ पे बना लीजिएगा या बुक में भी होगा उससे बना लीजिएगा ना। 3 तरह का कौन कौन पेशीय ऊतक था, पेशीय रेशा या पेशीय ऊतक, एक रेखित पेशी और एक चिकनी पेशी और एक कार्डियक यानी हृदय वाला पेशी, ठीक है। तो ये देखिए रेखित पेशी का चित्र बना दिया, ये हो गया चिकनी पेशी और ये कार्डियक हृदय दिल वाला पेशी, ठीक है। तो बुक में और साफ से चित्र बनाए हुए वहाँ सब बना सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है। हृदय पेशी जो कार्डियक मसल्स है उसका क्या काम है। हृदय पेशी ऊतक अनैच्छिक ऊतक है। देखिए अनैच्छिक ऊतक है, अनैच्छिक समझाए थे क्या होता है, जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता है।
एक अनैच्छिक पढ़े थे और एक ऐच्छिक पढ़े थे। ऐच्छिक मतलब होता है कि जो अपने हमारे इच्छा अनुसार होता है, जैसे हाथ पैर की कोशिश, हाथ पैर को उठाना बैठाना, ये अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। हमको मन करेगा तो हाथ ऊथ को चलाएंगे, अदरवाइज शांत रखेंगे। ये ऐच्छिक पेशी हुआ। लेकिन हृदय पेशी जो है वो अनैच्छिक पेशी है। क्यों? क्योंकि हृदय जो है हमेशा धड़कते रहता है। हृदय, दिल का धड़कन खत्म होने इंसान खत्म। तो हम चाहेंगे कि नहीं अभी नहीं धड़क, रुक, कितनों दबाएंगे, ये कितनों कहेंगे रुक, तो नहीं रुकेगा, है ना। रुकेगा एक ही बार जब जिंदगी खत्म है ना हो जाएगी। तो ये अनैच्छिक पेशी। अतः ये जीवन पर्यंत हृदय में लयबद्ध संकुचन व प्रसार करती रहती है ना। जीवन पर्यंत यानी जितना दिन जिंदगी है दिल धड़कते रहेगा, लयबद्ध और संकुचन सिकुड़ना फूलना होते रहेगा, है ना, धक धक। ब्लड को उससे बाहर करता है, ब्लड को लेता है ना, वो जो होता है धक धक उससे। तो ये जीवन पर्यंत होती रहेगी, जिसके कारण शरीर में रुधिर का परिवहन होता है। हाँ, वही खून का परिवहन होता है इसी के धड़कने से। ठीक है, तो दिल का धड़कने से क्या होता है? खून का परिवहन होता है ना। तो दिल के धड़कने से कुछ और समझ लेता है, वो कुछ नहीं होता है। दिल का धड़कने से ब्लड प्रेशर, जिसको ब्लड निकलता है वहाँ से बाकी शरीर में जाता है, फिर ब्लड वापस उस शरीर हृदय में जाता है, इसलिए वो धड़कते रहता है ना। जैसे पचका तो बाहर निकल जाता है, फिर अंदर आता है तो फूल जाता है। तो इस तरह से पचकते रहता है, फूलते रहता है, तो धक धुक होते रहता है। ठीक है, तो दिल का धड़कना क्या है? ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड को, रुधिर को परिवहन के लिए होता है। किसी को देख के दिल नहीं धड़कता है ना, ये सब अफवाह, ये सब बात में नहीं रहिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। रेखित, अरेखित और कार्डियक पेशियों में शरीर की स्थिति और कार्य का स्थान पर अंतर। फिर से रेखित, अरेखित और कार्डियक, ये तीनों में अंतर बताना है। तो खैर कार्डियक तो यहीं पे देख लिए, लेकिन फिर से चलिए तीनों को एक साथ देख लेते हैं। ये देखिए तीनों दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। देखिए पहला रेखित, जिसको ऐच्छिक पेशी है, अरेखित अनैच्छिक पेशी है, हृदय पेशी भी अनैच्छिक है। ठीक है, तो रेखित पेशी देखते हैं, इस ऊतक को कोशिकाएं लंबी बेलनाकार और अशाखित होती है, यानी शाखा इसमें नहीं होता है। अरेखित में इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, तुर्करूपी व शाखित होता है। तुर्करूपी यानी शंकुआकार में होता है। ठीक है, हृदय पेशी कोशिकाएं बेलनाकार तथा शाखित होता है। बेलनाकार होता है, शाखा निकला हुआ रहता है, शाखित रहता है। ठीक है, ये दोनों शाखित रहता है, ये नहीं। दूसरा पॉइंट है, इस पर हल्के व गहरे रंग के बद्ध एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं। रेखित में इसमें कोई बद्ध नहीं होते, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी कहते हैं। बद्ध मतलब कि थोड़ा रेखा रेखा टाइप में इस तरह से उपस्थित रहेगा, इसलिए इसको रेखित पेशी कहते हैं। और इसमें अरेखित में वैसा कुछ नहीं रहता, इसलिए उसको अरेखित कहते हैं। हृदय में इसके आर पार बंध बहुत हल्के कम गहरे होते हैं। इसके आर पार बंध होता है, बंधन बहुत कम होता है, हल्का है ना, और इसमें ज़्यादा बंध होता है, बांधा हुआ लगेगा, यहाँ से बांधा हुआ, यहाँ से, इस तरह से रेखित में। तीसरा, इनमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं जो पेशी के बाहर की ओर स्थित होता है। इसमें बहुत सारा केंद्रक होता है, लेकिन अरेखित में कोशिकाओं के अंदर मध्य भाग में स्थित एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक होता है अरेखित पेशी में। और हृदय में प्रत्येक कोशिका मध्य एक या कभी कभी दो केंद्रक होते हैं। तो हृदय पेशी में एक या दो होता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें बहुत होता है रेखित में, और अरेखित में एक ही होता है। चौथा पॉइंट में है, ये पेशियां हमारे इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। हाथ पैर की पेशी है ये, है ना, रेखित पेशी। अब हमारे इच्छा अनुसार हाथ पैर हिलाना डुलाना, चलना फिरना, उठना बैठना हमारे इच्छा अनुसार होता है। लेकिन अरेखित पेशी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं, और हृदय पेशी भी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, अगला पांचवा है लास्ट, ये पेशियां हड्डियों के साथ जुड़ी होती है। ये शरीर की गति में सहायता करती है। ये जो पेशी है रेखित पेशी, हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हाथ का पेशी देखिए, पैर का पेशी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे हम गति करते हैं, गति के लिए, है ना। लेकिन अरेखित पेशी जो है हमारे शरीर के अंदर आमाशय, मूत्रवाहिनी तथा अंगों की भित्ति में होते हैं। यानी जितना हमारे अंदर, शरीर का अंदर का जो अंग है उसके भित्ति, उसके दीवार में होता है ये कोशिका, है ना। और ये जो हृदय है ये तो कहाँ रहेगा? हृदय में, है ना। सामान्य परिस्थिति में लयबद्ध संकुचन व प्रसार करता है। इससे शरीर में रुधिर का परिवहन होता है ना, मतलब ये धड़कते रहता है, जिससे रुधिर का परिवहन होता है शरीर में। और कहाँ होता है? तो हृदय पेशी नामे है तो हृदय में रहेगा, है ना। तो ये तीनों का हो गया अंतर। अब देखते हैं
अगला न्यूरॉन का चित्र बनाने बोला है? तो न्यूरॉन का चित्र बना के बताया था कैसे बनता है। देखिए बना हुआ है, ये जो निकला हुआ रहता है उसको डेंड्राइट कहते हैं, बीच में वो केंद्रक रहता है, एक तंत्रिकाक्ष या एक्सोन कहते हैं इसको, और यहाँ इधर कोशिका का है ये पूरा। ठीक, चित्र बना लीजिएगा। ये 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के नाम लिखिए, नाम लिखना है। क्या है? पहला, ऊतक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है। मुंह के भीतर का जो अस्तर का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? तो एपिथेलियल ऊतक है। ठीक है। ऊतक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, हड्डी से जोड़ता है। हड्डी से जोड़ने वाला को बोले थे कंडरा, है ना। और जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसको टेंडोन, टेंडोन और कंडरा बताया था, कंडरा। ऊतक जो पौधों के भोजन का संवहन करता है, पौधे में भोजन का संवहन करता है, भोजन को मतलब इधर उधर करता है, तो वो फ्लोएम, फ्लोएम से फल याद करवाए था, फल मतलब भोजन को, है ना। डी नंबर है, ऊतक जो हमारे शरीर में वसा संचयन करता है। वसा का संचय एडिपोज ऊतक करता है, एपिथेलियल ऊतक भी कहते हैं। एपिथेलियल का ही एक रूप है एडिपोज, वसा ऊतक, है ना, एपिथेलियम ऊतक है। तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक, तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक, ये तो नाम लिख ले। और संयोजी ऊतक तरल आधात्री वाला, तरल वाला संयोजी ऊतक बोला है ना, तरल। तो तरल संयोजी ऊतक क्या होता है? रक्त, रक्त जो है, जो खून जो है तरल लिक्विड टाइप का जो संयोजी ऊतक है। ठीक है। मस्तिष्क में स्थित ऊतक, तो मस्तिष्क में कौन? न्यूरॉन होता है, जिसको तंत्रिका कोशिका पढ़े, तंत्रिका ऊतक, है ना, तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क में। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान कीजिए। ऊतक की कौन सी प्रकार है उसको पहचानना है। त्वचा, चमड़ा में एपिथेलियल ऊतक। पौधे का वल्क, पौधे का जो बाहर का कवर होता है, रक्षात्मक ऊतक, जिसको प्रोटेक्टिव टिश्यू बोले थे। जटिल ऊतक में आता है ना। अस्थि, हड्डी कौन सा है? संयोजी ऊतक है। और विरिक नली, विरिक नली का अस्तर, विरिक किडनी का जो नली होता है उसका जो अस्तर बनता है वो एपिथेलियल का बनता है ना, स्तंभाकार एपिथेलियल का। और संवहन बंडल, संवहन बंडल यानी इधर उधर ले जाने का जो बंडल है, पाइप है, ये संवहन बंडल पौधों में होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है? जटिल ऊतक, है ना, जाइलम और फ्लोएम इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होता है? पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में ऊतक होता स्थित होता है, उपस्थित कहाँ होता है? तो हर जगह होता है ना। ये ऊतक पौधे के विभिन्न भागों में, जैसे जड़ में भी, तना, पत्ती, फूल, फल सब में होता है ना। इन ऊतकों में जब क्लोरोफिल पाई जाती है तो ये पौधों का भोजन बनाती है। यह स्थिति में इन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है। तो पैरेन्काइमा का 2 रूप देखे थे। ये तो हर जगह पाया जाता है। इसका 2 रूप है कि अगर उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा तो उसको क्लोरेन्काइमा कहे थे, और उसके अंदर अगर हवा भर जाए, यानी रिक्त स्थान ज़्यादा है जिसमें हवा भर जाए, वायु भर जाए, तो उसको एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है। ये सब बता चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी पार कर दे रहे हैं। अगला है, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका? लास्ट वीडियो में एपिडर्मिस समझाए थे ना। एपिडर्मिस जो पौधे के बाहर एक पत्ता, तना, जड़ सब में झिल्ली बनाता है, एक परत बनाता है। एपिडर्मिस जो कोशिकाओं की बाह्यतम परत है, सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। यह रक्षात्मक ऊतक का कार्य करता है, यानी रक्षा का कार्य करता है। ये ऊतक सामान्यतः जड़, तना, पत्ती व फूलों की कोशिकाओं के बाहर पाए जाते हैं। यह मोटाई में एक कोशिकीय होती है। मोटाई मतलब एक कोशिका जितना मोटाई होता है, जिसकी बाहर क्यूरिन की परत चढ़ी होती है, क्यूटिन की परत होता है, या क्यूटिन की परत चढ़ी होती है। जैसे जैसे पौधे की आयु बढ़ती है, परिधि परिस्थिति एपिडर्मिस के अंदर की कोशिकाएं कॉर्क कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। तो पौधा का तना में जो एपिडर्मिस कोशिका, जैसे जैसे आयु बढ़ेगा, यानी समय गुजरेगा, पौधा का जो बाहरी वाला एपिडर्मिस है वो कोर्क बन जाती है, बहुत कड़ा हो जाता है। कोर्क जिसको छाल कहते हैं, बोकला बन जाता है ना। इनकी कोशिका भित्ति सुबिरीन बन जाता है। इसका कोशिका भित्ति में सुबिरीन जम जाता है। सुबिरीन के जमाव कारण बहुत मोटी वो मृत हो जाती है, या जल की हानि को कम करती है, जल की हानि को। तो ये जो बाहर का बोकला है, खोल है पौधा का, वो बहुत सुबिरीन केमिकल एक है जमा हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और मोटा हो जाता है, जिससे कि पानी के बहाव को रोकता है, पानी को बाहर नहीं आने देता है या अंदर भी नहीं जाने देता है। ठीक है।
तो ये सुरक्षा करता है, सीधा खड़ा रखता है, मजबूत बनाता है पौधा को। कार्य क्या है, चलिए कार्य में देख लेंगे वो सब। कार्य पौधे की सुरक्षा करना। दूसरा, इसका उपयोग रोधन व घात रोधन में होता है, ये सब उपयोग लिख दिया है। तो इसका कार्य मैंने पौधा के अंदर की बात करें, पौधा का क्या कार्य है, तो सुरक्षा और हानिकारक चीज़ों से बचाव करना, ठीक है। बाकी ये सब जो आम उपयोग जैसे इंसान उपयोग करता है, ये सब लिखा हो। खेलों के सामान वामान बनाने में एपिडर्मिस कोशिका के बीच बीच में छोटे रंध्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो ये कार्य थोड़ी स्टोमेटा होता है, उसमें भी एपिडर्मिस में कुछ कार्बनिक पदार्थ के जमाव करने मोटी व जलरोधी हो जाती है। तो खैर इसका कार्य अगर लिखा जाए तो सुरक्षा प्रदान करना होगा, है ना। बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया है यहाँ। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉर्क जिसको छाल कहते हैं, पेड़ का छाल जो है किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है, ये कैसे सुरक्षा करता है। कॉर्क एक सुरक्षा उत्तक का कार्य करता है क्योंकि इसकी कोशिकाएं मृत होती है, मरल होता है तथा बिना स्थान छोड़े लगातार परत बनाती है। माने बिना स्थान छोड़े एकदम लगातार पूरा एकदम भरल रहता है कोशिका, इसलिए मजबूत होता है। इसकी भीति पर सुबिरिन जमा होता है, सुबिरिन जो इसे गैसों के आदान प्रदान में सहायता करने योग्य बनाता है। अतः कॉर्क उत्तकों को अत्यधिक पानी हानि बाह्य वायुमंडल की प्रभाव से सुरक्षा पर, तो वह अत्यधिक पानी हानि नहीं होगा, हवा या बाह्य वायुमंडल का जो प्रभाव है उससे उसको रोकता है, सुरक्षा प्रदान करता है कॉर्क, है ना। तो ये कॉर्क 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्न दी गई तालिका को पूर्ण करें। एक तालिका दिया हुआ उसको पूरा करना है। चलिए ये तालिका है, इसको पूरा करना है। जैसे यहाँ पे अस्थायी उत्तक का 2 प्रकार देखे, एक सरल एक जटिल। सरल का 3 वो देखे थे, तो इसमें से एक दिया हुआ है कोलेन कायमा, 2 को छोड़ दिया है, ठीक है। 2 को अपने से भरना है, तो क्या होगा, कोलेन कायमा, एक होता है पैरेन कायमा और एक स्क्लेरन कायमा। तो पैरेन कायमा होगा, पैरेन कायमा और एक स्क्लेरन कायमा, है ना। और इधर और कोई खाली एक जटिल में देखिए, एक जाइलम है, तो जटिल में देखे थे और क्या है, फ्लोएम, है ना, फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, अस्थायी उत्तक, सरल उत्तक, जटिल उत्तक। सरल उत्तक 3 प्रकार का, पैरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्लेरन कायमा। जटिल उत्तक 2 प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन कर दिए। उम्मीद है समझ में आया वो। खैर समझाने तो फिर चैप्टर में समझाए थे, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बताए दिए, तो क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे, जीवों में विविधता। थोड़ा खतरनाक चैप्टर है अबर वाला, तो चैनल के साथ जुड़े रहे, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।